Hello and welcome to Subhash English School digital lecture of class 12th biology. In the last video we have understood part of flower. Now today we are going to study about chapter 2nd, sexual reproduction in flowering plant, in topic development of male and female gametes. So let's start. We know that sexual reproduction consists of three events. We have read into chapter 1 is first in pre-fertilization event, second is fertilization event and third is post-fertilization event. Then we will be the first A, pre-fertilization event. In the flower, the male and female reproductive structure, the endoecium and gynoecium are developed. इसमें मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का कंप्लीट डेवलपमेंट होता है एंड रिजल्ट इन लास्ट फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, और लास्ट में गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है. सो फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड द मेल पार्ट, एंड्रोशियम. फर्स्ट इज development of pollen sac or microsporangium. So start in process. During the course of development of pollen sac, few hypodermal cells in all the four corners of epidermis increases in size and behave like archisporial cell. जब पोलन सेक का डेवलपमेंट होता है तो कुछ सेल जिन्हें हम हाइपोडर्मल सेल कहते हैं वो जो कि एपिडर्मिस के बॉटम साइड में प्रेजेंट होती है, वे चारों कॉर्नर्स पर साइज में इंक्रीज होती है और अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को चेंज करके आर्कीस्पोरियल सेल की तरह बिहेव करने लगती है. सो लेटर दिस ईच आर्कीस्पोरियल सेल डिवाइड्स आउटर प्राइमरी पेराइटल सेल एंड इनर प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल और पीएससी. ये ही आर्कीस्पोरियल सेल डिवाइड होकर वन आउटर प्राइमरी पेराइटल सेल और इनर प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल का फॉर्मेशन करती है. दिस फॉर्मेशन टेक प्लेस एट ऑल फोर कॉर्नर्स. सो लास्ट पीपीसी प्राइमरी पेराइटल सेल फर्दर डिवाइड एंड प्रोड्यूस 3 to 5 लेयर वॉल, और लास्ट में प्राइमरी पेराइटल सेल फिर से डिवाइड होकर 3 से 5 लेयर की एक वॉल बनाती है. सो वी विल नाउ अंडरस्टैंड दिस डायग्राम. फर्स्ट एपिडर्मिस लेयर दिख रही है हमें फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर में, और उसके जस्ट नीचे एक लेयर है जिसे हम कहते हैं हाइपोडर्मिस. हाइपोडर्मिस ही आगे चलकर एक न्यू सेल जिसे हम आर्कीस्पोरियल सेल कहते हैं की तरह बिहेव करने लगती है, और यही आर्कीस्पोरियल सेल डिवाइड होकर 2 टाइप की सेल, प्राइमरी पेराइटल सेल एंड प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल का फॉर्मेशन करती है. और ये जो फॉर्मेशन होता है ये चारों कॉर्नर्स पर स्टार्ट हो जाता है. फिर नेक्स्ट डेवलपमेंट में यही सेल डिवीजन करके डिफरेंट टाइप की लेयर का फॉर्मेशन करती है, जिसमें एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, टैपिटम, और लास्ट में बिस सेंटर में हमारे बहुत सारे माइक्रो स्पोर्स मदर सेल प्रेजेंट होते हैं. हियर ऑल द अबाउ डिविजन्स दैट आर माइटोसिस डिविजन्स. टिल नाउ हियर इज द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस लेयर ऑफ pollen sac. Next we will read various layer of pollen sac. So anther wall consists of 4 layers. Is first in epidermis. Epidermis is outermost layer and it is the single layer and protective in function. Second one is endothecium. It is the layer of columnar cell with thickened wall. It is helpful in anther sac. It forms stromium in certain place. Here is the meaning of stromium. इस pollen sac में जहाँ डिहिसेंस होता है वहाँ एंडोथीसियम पतली हो जाती है, इसे ही हम स्टोमियम कहते हैं.
Next, third layer is middle layer. It is 2 to 3 cell thick layer below the endothelium. So the cell of the middle layer became dead and provide protection. So finally, last most layer is tapetum. It is the outermost layer of pollen chamber. Its cells are diploid. So it is innermost layer of एंथर वॉल. ये पोलेन चेम्बर की आउटर मोस्ट लेयर होती है और एंथर वॉल की इनर मोस्ट लेयर होती है, विच सराउंडेड बाय स्पोरोजेनस टिश्यू. Related question from the function of the tapetum come to the board. So some major function of tapetum. First is to provide nutrition to pollen grain. Second is to form exine of pollen grain. Exine के pollen grain में help करती है. जहाँ exine word को हम ध्यान में रखेंगे क्योंकि ये वर्ड आगे भी हमारे बहुत काम आने वाला है. थर्ड फंक्शन इज tapetum secrete a chemical sporopollenin due to which the pollen wall of develop the capacity of resistance against microbes. Now here is a question that is formed कि प्राइमरी पेराइटल सेल का डेवलपमेंट तो हो गया, बट प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल का क्या होगा? सो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल डिवाइड rapidly to produce a large number of pollen mother cell और microspore mother cell. तो फाइनली हमने अभी तक जो भी जर्नी की है उससे हमें प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल के कंटिन्यू डिवीजन से बहुत सारे माइक्रोस्पोर मदर सेल या पोलेन मदर सेल मिलेंगे. फाइनली वंस अगेन वी लुक एट द डायग्राम. इससे हम डायग्राम से समझते हैं कि ये एक पोलेन चैम्बर है और इसमें से एक पोलेन स्ट्रक्चर अगर हम स्टडी करते हैं तो सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो होती है वो एपिडर्मिस होती है. फाइबर लेयर जो होती है उसके अंदर जो लेयर होती है उससे सेकेंड लेयर एंडोथीसियम कहते हैं. थर्ड लेयर जो होती है वो मिडिल लेयर होती है और लास्ट में अंदर जो लेयर होती है उसे हम टेपिटम कहते हैं. टेपिटम और इसके बीच में और भी बहुत सारी लेयर प्रेजेंट होती है. नाउ वी कम टू अवर नेक्स्ट मेन टॉपिक, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. व्हाट दिस वर्ड मीन्स? सो मीनिंग इज फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स और मेल गेमेटोफाइट्स. So what is the process of becoming a male gametes? The primary sporogenous cell divides several times mitotically and finally gives rise to many diploid or 2N and microspore mother cell. So after each functional undergoes meiosis and form 4 haploid nuclei. और लास्ट में ये डिवीजन करके मियोसिस से हेप्लॉइड का फॉर्मेशन करती है. एज डेवलपमेंट अकर इन द एंथर द स्पोरोजिनस टिश्यू undergoes meiosis to form microspore tetrad. और इससे हमें 4 टेट्राड सेल्स मिलते हैं. As the anther mature, the microspores get detached from each anther and develop into pollen grains. और लास्ट में हमें डिवीजन से बहुत सारे पोलन ग्रेन मिलते हैं. इसे हम इस डायग्राम से बहुत अच्छे से समझते हैं कि पोलन मदर सेल जो कि 2N होती है, डिप्लॉइड होती है, उसमें सबसे पहले डिवीजन होता है और जो डिवीजन होता है वो मियोसिस डिवीजन होता है. और हमें ये पता है कि मियोसिस डिवीजन में 1 सेल से
4 सेल का फॉर्मेशन होता है। इन 4 सेल्स को ही हम टेट्राड कहते हैं, या हम इसे 4 माइक्रोस्पोर भी कह सकते हैं। अब यहाँ एक चीज हमें समझना पड़ेगी कि जनरली अगर हमने डिवीजन देखें तो उसमें पहले डिवीजन कैरियोकाइनेसिस होता है, देन सेकेंड साइटोकाइनेसिस होता है। लेकिन यहाँ डिवीजन जो होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का होता है। यहाँ कैरियोकाइनेसिस तो हो गया, हमारे न्यूक्लियस का डिवीजन तो हो गया, लेकिन यहाँ साइटोप्लाज्मा का डिवीजन नहीं होता है और ये चारों आपस में कनेक्ट रहती है। फिर इसमें आगे माइटोसिस डिवीजन होता है और 4 पोलन ग्रेन हमें सेपरेट मिलते हैं, इन्हें हम मेल गैमेट्स कहते हैं और ये आगे चलकर पोलिनेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। अगर हम स्ट्रक्चर को देखें पोलन ग्रेन के तो उसकी बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स है। आउटर लेयर एक्साइन, इनर लेयर इंटाइन, जर्म पोर्स भी प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस मेन प्रेजेंट होता है, देन बहुत सारा साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। इसके अलावा इसमें जनरेटिव सेल भी प्रेजेंट होती है। सो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट वॉल लेयर्स कैन बी एक्सप्लेन बाय द फ्लोइंग फ्लो चार्ट। अब हम अभी तक हमने जितना भी स्टडी किया है उसे हम एक सिंपल फ्लो चार्ट से समझते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ी थी कि एक हाइपोडर्मल सेल होती है, उसमें डिवीजन स्टार्ट होता है और वो आर्किस्पोरियल सेल में कन्वर्ट हो जाती है। तो हाइपोडर्मल सेल कन्वर्ट होती है आर्किस्पोरियल सेल में। फिर आर्किस्पोरियल सेल में डिवीजन होता है, माइटोसिस, और सबसे पहले फर्स्ट प्राइमरी पैराइटल सेल का फॉर्मेशन होता है। ये प्राइमरी पैराइटल सेल आगे चलकर 3 to 5 लेयर में कन्वर्ट हो जाती है, जिसे हम मेन एंडोथीसियम, सेकेंड इज मिडिल लेयर एंड थर्ड इज टेपिटम। आर्किस्पोरियल सेल से जो सेकेंड सेल बनती है उसे हम कहते हैं प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। ये प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल आगे डिवीजन करके एक माइक्रोस्पोर मदर सेल में कन्वर्ट हो जाती है। ये माइक्रोस्पोर मदर सेल्स मियोसिस डिवीजन करके, यहाँ हम डिवीजन का स्पेशली ध्यान रखेंगे, माइक्रोस्पोर टेट्राड में कन्वर्ट हो जाते हैं और ये माइक्रोस्पोर टेट्राड माइटोसिस डिवीजन करके माइक्रोस्पोर्स या पोलन ग्रेन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो हम एक सिंपल फ्लो चार्ट से भी इस पूरी प्रोसेस को अच्छे से समझ सकते हैं। सो नेक्स्ट सिंपल टॉपिक इज स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। The pollen grain represent the male gametophytes. All these different size, shapes, colors, designs seen on the pollen grains from different species. Each mature microspore is surrounded by 2 walls. Inner wall is called intine. It is a thin layer and made up of cellulose and pectin. And outer and hard layer called the exine is made up of sporopollenin. ये most resistant organic material होता है. So it can withstand high temperature and strong acids and alkaline. और इसे कोई भी एंजाइम डिग्रेड नहीं कर सकता. At one or more places the exine is very thin. These regions are known as germ pores. Germ pores where sporopollenin is absent. तो कहीं कहीं पर एक्साइन में जहाँ स्पोरोपोलेनिन प्रेजेंट नहीं होता है उस प्लेस को हम जर्म पोर्स कहते हैं। जहाँ जर्म पोर्स वर्ड को भी हम याद रखेंगे क्योंकि इस प्लेस का यूज हमें फर्टिलाइजेशन में होगा। ड्यूरिंग द फाइनल डेवलपमेंट द न्यूक्लियस ऑफ मेच्योर पोलन ग्रेन डिवाइड्स माइटोसिस टू फॉर्म ए लार्ज vegetative cell toward the central and a small generative cell toward the wall. So when the pollen grain is mature in divide to unequal cell. First is vegetative cell. It's large with irregular nucleus and contains food reserves. And second is generative cell. Generative cell small in the cytoplasm. So we can say pollen grain are 2-celled structure.
अब हम इसे बहुत अच्छे से डायग्राम से समझ सकते हैं। जो हमें पहले पोलन ग्रेन मिले थे उसमें हमें सारे पार्ट्स बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहे हैं। एंटाइन जो सेल्यूलोज और पेक्टिन की बनी होती है, एक्साइन जो स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है, कहीं कहीं पे जर्म पोर्स भी दिखाई दे रहे हैं और बीच सेंटर में एक हमें बहुत ही बड़ा सा न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है। ये स्टेज आगे कन्वर्ट होती है, वैक्यूल्स साइज में लार्ज हो जाता है और न्यूक्लियस में डिवीजन स्टार्ट हो जाता है। अगले डिवीजन में न्यूक्लियस में स्पिंडल फाइबर्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। ये जो डिवीजन होता है ये एसिमेट्रिकल डिवीजन होता है क्योंकि इसमें इक्वल सेल नहीं बनती है, इसीलिए हमने यहाँ नाम लिया टू अनइक्वल सेल, जिससे हमें लास्ट रिजल्ट में टू सेल फॉर्मेशन एक स्ट्रक्चर मिलता है, जिससे में से फर्स्ट जो होती है वो वेजिटेटिव सेल होती है या हम इसे वेजिटेटिव न्यूक्लियस भी कह सकते हैं। देन सेकेंड जनरेटिव सेल या जनरेटिव न्यूक्लियस। अगर हम स्ट्रक्चर को देखें तो हमें क्लियर सारे पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं। एक्साइन, एंटाइन, जर्म पोर्स भी हमें बहुत क्लियर दिखाई दे रहा है। जर्म पोर्स हमारा आगे चलकर जर्म ट्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा जो कि पोलिनेशन में हेल्प करेगा। Now we will study some subtopic of pollen grain. First is allergy of pollen grain. Pollen grain of many species causes severe allergies and bronchial disorders like asthma, bronchitis, etc. इंडिया में इम्पोर्ट वीट के साथ आने वाली एक वीट जिसे हम कैरोट ग्रास या पार्थिनियम या हम गाजर घास भी कहते हैं, आज हम अगर देखते हैं तो वो हर जगह फैल गई है जो कि पोलेन एलर्जी का एक कारण है। सेकेंड इज पोलेन प्रोडक्ट। पोलेन ग्रेन आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स। पोलेन ग्रेन जो होते हैं वो न्यूट्रिएंट रिच होते हैं, इसलिए हाल के वर्षों में फूड सप्लीमेंट्री के फॉर्म में पोलेन टेबलेट्स का यूज़ भी काफ़ी बढ़ा है, जिससे कम मटेरियल से हमें ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड होती है। थर्ड इज पोलेन वेबिलिटी। इफ़ यू टॉक अबाउट द वेबिलिटी ऑफ पोलेन ग्रेन इन वेबिलिटी आर डिपेंड अपॉन टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। इट रेंज फ्रॉम 30 मिनट्स टू फ्यू मंथ्स। तो वेबिलिटी जो पोलेन ग्रेन की होती है वो डिफरेंट टाइप्स की होती है, कुछ की 30 मिनट्स होती है और कुछ मंथ भी हो सकती है। इन सम सीरियल्स सच एज राइस एंड व्हीट्स पोलेन ग्रेन लॉस वेबिलिटी विथ इन 30 मिनट्स of their releases, but some families like Leguminaceae, Rosaceae and Solanaceae के मेंबर्स की वेबिलिटी महीनों तक रहती है। इसी कारण हमारे घरों में जो फूड मटेरियल लाइक वीट, मेज जल्दी खराब नहीं होते, जबकि कुछ खराब हो जाते हैं, जबकि कुछ जैसे मेथी दाना, खसखस के दाने, इन्हें हम लंबे समय तक खराब होने से बचा सकते हैं। बहुत सी स्पीशीज में पोलेन ग्रेन को लिक्विड नाइट्रोजन में, जिसमें -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर कई वर्षों तक स्टोर करके भी रखा जा सकता है। सच स्टोर पोलेन कैन बी यूज्ड एज पोलेन बैंक, सीड बैंक एंड क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स। सो पोलेन ग्रेन का हम डिफरेंट टाइप से यूज कर सकते हैं। How pollen grain is dehiscence? So next topic is dehiscence of anther. जब पोलेन ग्रेन का फॉर्मेशन हो चुका है तो वो एक वॉल में जो कवर्ड होती है तो वो ब्रेक करके कैसे बाहर कम आउट होती है, इसे ही हम क्या कहते हैं, डिहिसेंस। एट मैच्योरिटी मिडिल एंड टेपिटम आर डीजनरेटेड सो दैट ओनली एपिडर्मिस एंड एंडोथीसियम। जब पोलेन ग्रेन मेच्योर होता है तब मिडिल लेयर और टेपिटम डीजनरेट हो जाती है और सिर्फ एपिडर्मिस और एंडोथीसियम ही शेष रहती है। एंड वाटर कम्स आउट ऑफ द सेल्स ऑफ एंडोथीसियम, और जो वाटर प्रेजेंट होता है पोलेन ग्रेन के इनसाइड वो एंडोथीसियम से बाहर आ जाता है। सो दैट द एक्सटर्नल थिन वॉल ऑफ contract and pressure on cells of stromium and it get splitting and pollen grain come out.
और इस टाइप से एक प्रेशर बनता है स्ट्रोमियम पर और वो वॉल ब्रेक हो जाती है और हमारे जो पोलन ग्रेन होते हैं वो बाहर आ जाते हैं और वो पोलिनेशन की प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं। So student, today we have studied about parts of male gametes. We will continue this topic in our next video. If you have any question and doubt, write below in the comment box. Thank you.